आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की गहराई में उतरेंगे। ये वो समय है जब बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। हम बात कर रहे हैं बुद्ध के जन्म से भी पहले यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की, और उस समय के 16 महाजनपदों के उदय की। और इस जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमें मिलता है एक बौद्ध ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय। यह हमें बताता है कि उस समय भारतवर्ष, मतलब आज जैसा भारत है, वैसा एक इकाई नहीं था। अच्छा। बल्कि वो 16 अलग अलग जनपदों, कह सकते हैं कि राज्यों में बटा हुआ था। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और एक एक करके इन सभी 16 महाजनपदों को जानते हैं कि वे कहाँ थे और उनकी राजधानियां क्या थीं। यह समझना एक तरह से वैसा ही है जैसे आज के भारत के राज्यों को समझना, है ना? बिल्कुल। शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत से, जहां दो बड़ी शक्तियां उभर रही थी। पहला था अंग। हाँ, अंग महाजनपद। इसकी राजधानी थी चंपा। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर का इलाका था। और अंग के ठीक बगल में था वो महाजनपद जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था, मगध। बिल्कुल, मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, या जिसे राजगृह भी कहते हैं, और इसका क्षेत्र आज के पटना और गया के आसपास फैला हुआ था। तो ये दोनों इतने पास थे? हाँ, और इनकी यही निकटता ही इनके भविष्य के संघर्ष और फिर मगध के विस्तार का सबसे बड़ा कारण बनी। अब बात करते हैं कुछ अलग तरह के राज्यों की। मैंने सुना है कि ये गण राज्य थे, जहां शायद शासन का तरीका राजतंत्र से अलग था। इनमें पहला है वज्जी। हाँ, वज्जी। ये बहुत दिलचस्प था। ये कोई एक राज्य नहीं था, ये एक संघ था। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला के नाम से जानी जाती थी, और इसका क्षेत्र आज के बिहार में वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा तक फैला था। और दूसरा गणराज्य था मल्ल। जी। इसकी राजधानी कुशावती थी। जी, और मल्ल गणराज्य का क्षेत्र आज के उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के इलाकों में पड़ता था। तो ये दिखाता है कि उस दौर में केवल राजा ही नहीं बल्कि एक तरह से गणतांत्रिक व्यवस्थाएं भी मौजूद थीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। चलिए अब उस इलाके में चलते हैं जो हमेशा से सभ्यता का केंद्र रहा है, गंगा और यमुना का मैदानी इलाका। यहाँ पर था प्रसिद्ध काशी महाजनपद। काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी और इसका क्षेत्र वाराणसी के आसपास ही केंद्रित था। इसका सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व तब भी बहुत ज्यादा था। और काशी के पास ही था वत्स महाजनपद। हाँ, वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और ये आज के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। नदियों के किनारे बसे ये राज्य व्यापार और कृषि के कारण बहुत संपन्न थे। मतलब लोकेशन का बहुत फायदा था। बिल्कुल। थोड़ा और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की तरफ। यहाँ 7वां महाजनपद था कोशल। कोशल की राजधानी थी श्रावस्ती। इसका शासन आज के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जैसे इलाकों पर था। और इसी के दक्षिण में बुंदेलखंड क्षेत्र में था चेदी महाजनपद। हाँ, चेदी। चेदी राज्य की राजधानी का नाम था शक्तिमती, और ये पूरा क्षेत्र आज के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आता है। अब हम उन इलाकों में आ गए हैं जिनके नाम पौराणिक कथाओं और खासतौर पर महाभारत की वजह से बहुत जाने पहचाने लगते हैं, जैसे कि पंचाल। पंचाल की दो राजधानियां थीं, उत्तरी पंचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी की कंपिल्य। ये आज के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। अच्छा, दो राजधानियां। जी। और फिर आता है कुरु महाजनपद, जिसका केंद्र इंद्रप्रस्थ था। हाँ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसका इलाका आज की दिल्ली, मेरठ और हरियाणा तक फैला हुआ था। ये नाम दिखाते हैं कि कैसे प्राचीन इतिहास और हमारे जो महाकाव्य हैं, उनकी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब भारत के नक्शे पर और पश्चिम और मध्य की ओर चलते हैं। यहाँ हमें 3 महत्वपूर्ण महाजनपद मिलते हैं। पहला है शूरसेन। शूरसेन महाजनपद का केंद्र था मथुरा, और यहीं इसकी राजधानी भी थी। ये आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आता है मत्स्य प्रदेश। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और इसका क्षेत्र आज के जयपुर, अलवर और भरतपुर, मतलब राजस्थान के हिस्से में पड़ता है। और मध्य भारत की सबसे बड़ी शक्ति अवंती। अवंती। इसकी भी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी की महिष्मती। बाहुबली वाली महिष्मती कह सकते हैं, प्रेरणा वहीं से ली गई होगी। ये आज के मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र था। अच्छा,
अभी तक हमने जितने भी महाजनपदों की बात की वे सब उत्तर भारत में थे, लेकिन एक महाजनपद ऐसा भी था जो इन सब से अलग दक्षिण में स्थित था। ये एक बहुत ही खास बात है। वो था अश्मक महाजनपद। इसकी राजधानी पोटली या पोतन थी और ये गोदावरी नदी के तट पर बसा था। मतलब ये अकेला था दक्षिण में? हाँ, दिए गए स्रोतों के अनुसार ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। दिलचस्प। अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर, जो हमेशा से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। यहाँ था कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक और इसका क्षेत्र राजौरी और हजारा के पहाड़ी इलाकों में था। और 16वां और आखिरी महाजनपद गांधार। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। इसका क्षेत्र आज के पाकिस्तान में रावलपिंडी और पेशावर के आसपास था। तो ये थे वो 16 महाजनपद जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत का, कह सकते हैं, राजनीतिक नक्शा बनाया था। बिल्कुल। और इन स्रोतों से दो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, ये 16 महाजनपद भारतीय इतिहास के द्वितीय नगरीकरण के आधार स्तंभ थे। द्वितीय नगरीकरण, इसका क्या मतलब है? मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक बार फिर बड़े पैमाने पर शहरों का विकास हो रहा था। चंपा, राजगृहा, वाराणसी, कौशाम्बी, ये सब उसी के उदाहरण हैं। समझ गया। और दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि इन 16 में से मगध वो समय के साथ बाकी सबको पीछे छोड़कर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो आज हमने देखा कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत 16 राज्यों का एक जीवंत मिश्रण था, जहां हर किसी की अपनी पहचान थी, अपनी ताकत थी। हाँ, और स्रोतों से ये तो साफ है कि अंत में मगध ही सबसे शक्तिशाली बना। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये है कि आखिर मगध ही क्यों? हाँ, ये सवाल तो है। अंग, कौशल, अवंती या काशी जैसे शक्तिशाली राज्यों के मुकाबले मगध के पास ऐसी कौन सी भौगोलिक, आर्थिक या राजनीतिक बढ़त थी जिसने उसे साम्राज्य बनाने की दौड़ में सबसे आगे कर दिया? बिल्कुल। इस पर सोचना उस दौर के इतिहास को एक नई दृष्टि से देखने जैसा होगा। क्या वो सिर्फ संसाधन थे या फिर कुछ और भी था? ये एक बहुत गहरा सवाल है। आज हम